दोस्तों आज से 66 मिलियन साल पहले अर्थ पर कुछ ऐसे क्रीचर्स रहा करते थे जो अब हमारे लिए सिर्फ एक कहानी बन चुके हैं, डायनासोर्स। ये वो जंगली जायंट्स थे जो ज़मीन से लेकर आसमान तक छाए हुए थे। हर कोने में सिर्फ इन्हीं का असर था, इवन के अंटार्कटिका जैसे बर्फ़ के रेगिस्तान में भी। मगर फिर एक छोटी सी गलती, एक पत्थर का टुकड़ा जो 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आकर अर्थ से टकराता है, इनकी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। ऐसा माना जाता है कि उस पत्थर के टकराने से अर्थ पर इतना बड़ा धमाका हुआ कि उसकी एनर्जी 10 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर थी, जो वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराए गए थे। भले ही वो पत्थर साइज़ में सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर ही था, लेकिन उसके टकराने से एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ जिससे दुनिया की 75% से भी ज़्यादा स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई। 25 किलो से ज़्यादा वजन रखने वाला कोई भी जानवर जिंदा नहीं बचा और डायनासोर्स भी इन्हीं स्पीशीज़ में शामिल थे। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो डायनासोर्स को स्टडी करके बनाई गई है। इस वीडियो में हम डायनासोर्स के पैदा होने से लेकर उनके मरने तक की कंप्लीट स्टोरी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते होंगे। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूँ अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो फैमिली। तो दोस्तों, अगर बात करें डायनासोर्स की, तो डायनासोर्स की असली कहानी शुरू हुई थी 1819 में, क्योंकि 1819 में हमें डायनासोर्स का पहला फॉसिल मिला था। यानी इससे पहले दुनिया को डायनासोर्स के बारे में नहीं पता था और लोग ये नहीं जानते थे कि इंसानों से पहले भी इस दुनिया में कुछ रहा करता था। दोस्तों 1819 में एक जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था विलियम बकलैंड। ये इंग्लैंड में अपनी जियोलॉजी की स्टडी कर रहे थे कि अचानक इन्हें वहाँ कुछ ऐसी हड्डियाँ मिलती हैं जिन्हें ना तो पहले कभी देखा गया था और ना ही उनके बारे में कभी सुना गया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये हड्डियाँ थी एक डायनासोर की। शुरुआत में तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आई कि ये किस चीज़ की हड्डियाँ हैं, लेकिन जब उन्होंने लगातार 5 साल तक इन हड्डियों को स्टडी किया तो उन्हें समझ आया कि एक रेप्टाइल की हड्डियाँ हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ पर रहा करते थे। उन्हें इन हड्डियों को स्टडी करने में पूरे 5 साल लगे और इतना टाइम उन्हें इसलिए लगा क्योंकि उस टाइम तक लोगों को डायनासोर्स के बारे में कुछ नहीं पता था और ये पहली बार था कि किसी डायनासोर की हड्डियों को ऑफिशियली स्टडी किया जा रहा था। तो उन्हें ये हड्डियाँ 1819 में मिली थी और 1824 में वो इस क्रीचर को एक नाम देते हैं, मेगालोसोरस। ये पहली बार था जब किसी डायनासोर को ऑफिशियली एक नाम दिया गया जिसके आगे सोरस लगा था। और अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो मोस्ट ऑफ द डायनासोर्स के नेम्स के आगे सोरस लगा होता है, जैसे स्टीगोसोरस, स्पाइनोसोरस, टेरानोसोरस रेक्स वगैरह वगैरह। और ऐसा क्यों होता है, चलो मैं समझा देता हूँ। दोस्तों डायनासोर्स एक्चुअली 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिनका मतलब है टेरिबल लिजर्ड यानी खौफनाक छिपकली, डिनोस यानी टेरिबल और सोरोस यानी लिजर्ड। ये नाम 1842 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने रखा था जिनका नाम था सर रिचर्ड ओवन। क्योंकि रिचर्ड ओवन ने जब बहुत से डायनासोर्स के फॉसिल्स को स्टडी किया तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि ये कुछ बहुत ही बड़े रेप्टाइल्स थे जो काफ़ी पहले अर्थ पर रहा करते थे। अब क्योंकि ये रेप्टाइल साइज़ में बहुत बड़े थे और एक छिपकली की तरह भी दिखाई देते थे, तो उन्होंने इनको नाम दिया डायनासोर्स यानी बड़ी भयानक छिपकलियाँ। इसका मतलब अब इस टाइप के जितने भी रेप्टाइल्स होंगे उन सभी को डायनासोर्स कहा जाएगा। बस यूँ समझ लो कि रिचर्ड ओवन ने डायनासोर नाम की एक अम्ब्रेला बना दी थी जिसके नीचे इन सभी रेप्टाइल्स को रखा जा सकता था। तो खैर टॉपिक पर वापस आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि डायनासोर की सबसे पहली डिस्कवरी विलियम बकलैंड ने की थी, तो आपको क्या लगता है, क्या विलियम से पहले किसी को भी डायनासोर की कोई हड्डी नहीं मिली होगी? तो इसका जवाब है हाँ, विलियम बकलैंड से पहले भी बहुत लोगों को डायनासोर्स की हड्डियाँ मिल चुकी थी। लोगों को ये हड्डियाँ हज़ारों साल पहले ही मिलना शुरू हो चुकी थी, बट उन्हें नहीं पता था कि ये किस चीज़ की हड्डियाँ हैं। अब यहाँ देखो, ये लिखा है कि चाइनीज़ लोगों को लगभग 2000 साल पहले डायनासोर्स की कुछ हड्डियाँ मिली थी जिसे वो समझने लगे कि ये एक ड्रैगन की हड्डियाँ हैं। यानी लोगों को हड्डियाँ मिलती ज़रूर थी, बट वो उन हड्डियों को अपने रिलीजन से रिलेट करते थे और उन्हें अलग अलग क्रीचर्स के नाम देते थे। कोई इन्हें मॉन्स्टर्स की हड्डियाँ समझता था, कोई थंडरबर्ड्स की, कोई ग्रिफिन्स की, और चाइनीज़ तो इन्हें ड्रैगन की हड्डियाँ समझते थे। तो ये सारे मिथिकल क्रीचर्स हैं जिन्हें उस टाइम के लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। खैर वक्त बदला और बदलते वक्त के साथ साथ लोगों के बिलीव्स भी बदलते गए। लोग अब इन मिथिकल क्रीचर्स को नहीं बल्कि साइंस को मानने लगे। 1677 में रॉबर्ट प्लॉट नाम का एक आदमी था जिसे डायनासोर की एक हड्डी मिली थी। अब उस टाइम तक लोगों को डायनासोर का नहीं पता था, तो प्लॉट को ये लगा कि ये हड्डी किसी बहुत बड़े इंसान की है जो सालों पहले इस दुनिया में रहा करते थे। तो प्लॉट के अकॉर्डिंग ये एक जायंट ह्यूमन की बोन थी, बट बाद में पता चला कि ये हड्डी एक्चुअली मेगालोसोरस की फीमर बोन थी जो थाइज में होती है। यानी जैसे जैसे वक्त बदलता गया लोगों को सब समझ आता गया। डायनासोर्स के बारे में हमें 80s में पता चला था
और 80s के टाइम से लेकर अब तक हमने डायनासोर्स की हज़ारों स्पीशीज़ को डिस्कवर किया है। ऑन एवरेज हमें हर साल डायनासोर्स के 20 से 30 न्यू फॉसिल्स देखने को मिलते हैं और ना जाने और भी कितने मिलते रहेंगे। तो खैर ये तो हो गई बात डायनासोर्स की डिस्कवरी की। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं डायनासोर्स की स्टोरी की, यानी डायनासोर्स कैसे पैदा हुए और ऐसा क्या हुआ कि ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। दोस्तों डायनासोर्स की शुरुआत इस दुनिया पर 252 मिलियन साल पहले हुई थी, जिसे कहा जाता है मेसोजोइक एरा यानी एज ऑफ डायनासोर्स। ये एरा पिछले 252 मिलियन से 66 मिलियन ईयर्स यानी लगभग 186 मिलियन ईयर्स तक चला। और इसी एरा के अंदर डायनासोर्स की कंप्लीट स्टोरी छुपी है, यानी उनके पैदा होने से लेकर उनके मरने तक जो कुछ भी हुआ वो सब इसी एरा में ही हुआ। तो मेसोजोइक एरा डायनासोर्स का एक कंप्लीट चैप्टर है जिसे 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते और इन सभी पीरियड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर ट्रायसिक पीरियड की बात करें तो ये वो पीरियड था जब डायनासोर्स पैदा होने लगे। ये पीरियड 252 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और इसी पीरियड में डायनासोर्स इवॉल्व हुए। और वो कैसे, चलो जान लेते हैं। दोस्तों बात यह है कि डायनासोर्स से पहले भी इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें रहा करती थी जो ट्रायसिक पीरियड में एक्सटिंक्ट होने लगी। इस पीरियड में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ जिसे कहा जाता है द परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन। इस इवेंट में 96% मरीन एनिमल्स और 70% लैंड एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए थे, जो कि हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी एक्सटिंक्शन है। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पर एक बहुत ही बड़ी वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चली। इस वोल्केनिक इरप्शन ने बहुत लार्ज अमाउंट में लावा रिलीज़ किया जो सरफेस पर आकर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने लगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी, जिसके चलते क्लाइमेट हार्श होता गया और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन इवेंट देखने को मिला। अब जहाँ सारी स्पीशीज़ मर रही थी वहीं डायनासोर्स पैदा हो रहे थे, क्योंकि डायनासोर्स ऐसे एनिमल्स थे जो गर्म इन्वायरमेंट में ज़िंदा रह सकते थे। डायनासोर्स आर्कोसोरस नाम के एक रेप्टाइल से इवॉल्व हुए थे जो कि एक मगरमच्छ की तरह दिखता था। तो आर्कोसोर 4 टांगों पर चलते थे, बट डायनासोर्स 2 पैरों पर चलने लगे। जहां आर्कोसोर की टांगें उनकी बॉडी के ऊपर थी, वहीं डायनासोर की टांगें उनकी बॉडी के नीचे थी, जिसकी वजह से डायनासोर्स तेज भाग पाते थे। यानी आर्कोसोर्स में कुछ ऐसे इवोल्यूशनरी चेंजेस आए जिनके चलते उनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता गया और वो डायनासोर्स बनते गए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों डायनासोर्स अब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे और जिस टाइम उनका इवोल्यूशन हुआ उस टाइम दुनिया पर सिर्फ एक ही बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसे हमने नाम दिया पैंजिया। तो पैंजिया में सारी लैंड एक ही जगह पर थी और इस लैंड के इर्द गिर्द सारा ओशियन था। यानी पैंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही जगह पर थे। पैंजिया में हर तरफ सूखी ज़मीन थी, ड्राई एनवायरनमेंट था और इन सबसे बढ़कर जानलेवा गर्मी थी। तो इस गर्मी में जहाँ सारे एनिमल्स मर रहे थे वहीं डायनासोर इस इन्वायरमेंट में ढल रहे थे। अब इस डायनासोर को देखो, इसका नाम नयासासोरस है और काफ़ी साइंटिस्ट इसको दुनिया का सबसे पहला डायनासोर मानते हैं। इस डायनासोर का फॉसिल लगभग 243 मिलियन साल पुराना है, जो कि ट्रायसिक पीरियड के अर्ली फेज का टाइम था। यानी हो सकता है कि जब आर्कोसोरस का इवोल्यूशन हुआ था तो सबसे पहले नयासासोरस बना था। मज़े की बात यह है कि आर्कोसोरस से सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स भी इवॉल्व हुए थे। अब डायनासोर्स तो मर गए बट क्रोकोडाइल्स आज भी हैं। तो ये कैसे बचे, चलो जान लेते हैं। दोस्तों भले ही क्रोकोडाइल्स और डायनासोर्स के एंसेस्टर्स एक ही थे, बट सिर्फ क्रोकोडाइल्स ही सर्वाइव कर पाए क्योंकि इनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी, स्केली स्किन और वेब्ड फीट ने इन्हें पानी में रहने के भी काबिल बनाया, जिसके चलते ये एक्सटिंक्शन से बच गए। टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों ट्रायसिक पीरियड में डायनासोर्स पैदा ज़रूर हो रहे थे, बट अभी ये इतने ज़्यादा बड़े और पावरफुल नहीं थे। ये धीरे धीरे इस इन्वायरमेंट में ढलते गए और अपने साइज़ को भी वक्त के साथ साथ इंक्रीज करते गए। ट्रायसिक पीरियड 252 मिलियन से लेकर 201 मिलियन ईयर्स यानी पूरे 51 मिलियन ईयर्स तक रहा और इसके बाद शुरू हुआ जुरासिक पीरियड। दोस्तों जुरासिक पीरियड मेसोजोइक एरा का सेकंड पीरियड था जिसे डायनासोर्स का गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में एक्सटिंक्शन इवेंट ख़त्म हो चुका था जो डायनासोर्स के लिए दुनिया पर राज करने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया। बिकॉज एक्सटिंक्शन के बाद जो स्पीशीज़ बच गई थी उनमें डायनासोर्स सबसे ताकतवर थे, जिसकी वजह से ये प्लैनेट की सबसे डोमिनेंट स्पीशीज़ बन गए। तो जुरासिक पीरियड में क्या कुछ हुआ, चलो थोड़ा गहराई से जानते हैं। दोस्तों अब जुरासिक पीरियड में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वो थी पैंजिया का टूटना। इस पीरियड में पैंजिया 2 हिस्सों में टूट चुका था और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बनना शुरू हो गए थे। ये प्रोसेस काफ़ी स्लो था जो कि कई मिलियन सालों तक चला। तो पैंजिया जिन 2 हिस्सों में बटा था
उनमें से एक था लॉरेशिया और दूसरा था गोंडवाना। लॉरेशिया में यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका थे और गोंडवाना में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया थे। तो ये पेंजिया के 2 बड़े हिस्से थे जो कि आगे मज़ीद हिस्सों में डिवाइड होने वाले थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स का साइज़ पहले से काफ़ी बढ़ चुका था और ये वो टाइम था जब डायनासोर्स ने हर इकोसिस्टम में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, ज़मीन पर, समंदरों में और इवन के आसमान में भी। यानी यूँ समझ लो कि ये पीरियड डायनासोर्स का था, क्योंकि इस पीरियड में दुनिया का टेम्परेचर काफ़ी ह्यूमिड हो चुका था। अब ह्यूमिड का क्या मतलब? ह्यूमिडिटी को हम उर्दू ज़बान में हबस भी कहते हैं और अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप जानते होंगे कि जब हबस के महीने होते हैं तो गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। और अगर हम इस चीज़ को थोड़ा साइंटिफिकली समझें तो ह्यूमिड का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में नमी, यानी हल्का हल्का पानी। अब जैसे कि मैंने बोला कि जुरासिक पीरियड काफ़ी ह्यूमिड था, तो इसका मतलब यही था कि इस पीरियड में एटमॉस्फेयर में नमी थी, जिसके चलते गर्मी ज़्यादा महसूस होती थी। ये क्लाइमेट डायनासोर्स के लिए आलमोस्ट परफेक्ट था और क्योंकि एटमॉस्फेयर में नमी थी तो हर तरफ ग्रीनरी फैल गई। जुरासिक पीरियड 201 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और इस पीरियड में बहुत से नए डायनासोर्स इवॉल्व हुए, जैसे सौरोपॉड्स, थेरोपॉड्स और आर्कियोप्टेरिक्स। इन डायनासोर्स पर मैं डिटेल से बात करता, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जुरासिक पीरियड 201 मिलियन से 145 मिलियन ईयर्स यानी पूरे 56 मिलियन ईयर्स तक चला और इसके बाद शुरू हुआ डायनासोर्स का आखिरी पीरियड, द क्रिटेशियस पीरियड। दोस्तों, अब क्रिटेशियस पीरियड मेसोजोइक एरा का आखिरी पीरियड था और ये वो टाइम था जब डायनासोर्स अपनी पीक डाइवर्सिटी पर थे। यानी इस दौर के डायनासोर्स सबसे ताकतवर थे, जो कि पूरी दुनिया पर अपना होल्ड बना चुके थे। डायनासोर्स अब दुनिया के हर कोने में थे, मगर वो इस बात से अनजान थे कि एक बहुत बड़ी तबाही उनका इंतज़ार कर रही है। तो क्रिटेशियस पीरियड में क्या क्या हुआ, चलो थोड़ा गहराई से जानते हैं। दोस्तों, क्रिटेशियस पीरियड में वैसे तो बहुत सी चीज़ें हुई, बट अगेन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वो थी कॉन्टिनेंट्स का बनना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस पीरियड में सभी कॉन्टिनेंट्स टूटकर अलग हो चुके थे और दुनिया लगभग वैसी हो चुकी थी जैसी आज है। यानी दुनिया पर अब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स थे और हर कॉन्टिनेंट पर अलग अलग टाइप के डायनासोर्स थे। तो वैसे तो इस पीरियड में बहुत से डायनासोर्स थे, बट कुछ जो सबसे फेमस थे वो थे टीरेक्स, ट्राइसेराटॉप्स और स्पाइनोसोरस। ये हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड फेमस डायनासोर्स थे जो कि क्रिटेशियस पीरियड में इवॉल्व हुए थे, क्योंकि इस पीरियड में टेम्परेचर और भी वार्म और ह्यूमिड हो चुका था, जो कि डायनासोर्स के लिए एक अल्टीमेट इन्वायरमेंट बना। तो डायनासोर्स के लिए दुनिया काफ़ी परफेक्ट होती जा रही थी, मगर धीरे धीरे उनका वक्त भी ख़त्म हो रहा था। तो चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन आखिर कैसे हुई। दोस्तों, क्रिटेशियस पीरियड 145 मिलियन से 66 मिलियन ईयर्स यानी पूरे 79 मिलियन ईयर्स तक चला और इसके बाद शुरू हुई द क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन। ये वही एक्सटिंक्शन थी जिसमें एक एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराया था और डायनासोर समेत दुनिया की 75% स्पीशीज़ को ख़त्म कर गया था। इस एस्ट्रॉइड ने अर्थ के एनवायरनमेंट को इस हद तक तबाह कर दिया था कि डायनासोर्स और कई दूसरी स्पीशीज़ सर्वाइव नहीं कर पाई। तो चलो डिटेल से जानते हैं कि ये एस्ट्रॉइड कैसे आया, कहाँ टकराया और इसके टकराने से कितनी तबाही हुई। दोस्तों, सदियों तक साइंटिस्ट इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थे कि डायनोकिलर एस्ट्रॉइड आखिर आया कहाँ से था, बट फिर 2021 में की गई एक स्टडी से ये पता चला कि ये एस्ट्रॉइड एक्चुअली एस्ट्रॉइड बेल्ट से आया था जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। इस एस्ट्रॉइड का नाम चिग्ज़ेलब था और इसे जुपिटर और सैटर्न की ग्रेविटी ने अर्थ की तरफ पुश कर दिया था। ये एस्ट्रॉइड साइज़ में सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर था और जब ये अर्थ से टकराया तो इसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इम्पैक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन मैक्सिको की युकाटान पेनिनसुला में है, जहां आज एक बहुत ही बड़ा क्रेटर यानी एक गड्ढा है। ये अर्थ की सरफेस पर एक मैसिव स्कार है जो दिखाता है कि तबाही किस स्केल पर हुई थी। इस एस्ट्रॉइड के टकराने की ताकत अनइमेजिनेबल थी और जब ये अर्थ से टकराया तो इसने 100 मिलियन मेगाटन TNT के बराबर एनर्जी रिलीज की, जो कि हिरोशिमा पर गिराए गए 10 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर थी। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि इसने सिर्फ इम्पैक्ट जोन को ही नहीं बल्कि पूरी अर्थ के इकोसिस्टम को तबाह करके रख दिया। तो जब एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराया तो सबसे पहले एक मैसिव फायरबॉल बनी, जिससे इम्पैक्ट जोन की ज़मीन पिघलकर मोल्टन रॉक में बदल गई। सेकंड, समंदरों में बहुत बड़ी सुनामीज आई जो कई हज़ार किलोमीटर्स तक फैल गई। ये वेव्स इतनी पावरफुल थीं कि इन्होंने आसपास के एरियाज़ को बिल्कुल साफ कर दिया था। थर्ड, अर्थ पर एक बहुत बड़ी शॉक वेव जनरेट हुई जिससे बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आए। ये अर्थक्वेक्स इतनी शिद्दत के थे
कि इन्होंने कॉन्टिनेंट्स को हिलाकर रख दिया। और फोर्थ, जब एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराया था तो बहुत सारी मोल्टन रॉक एटमॉस्फेयर में फैल गई थी। तो जब ये रॉक स्पेस में उछली तो ये जलती हुई अर्थ की तरफ वापस आई, जिससे कि जो डायनासोर हवा में उड़ रहे थे वो मारे गए और इनके गिरने से जंगलों में आग भी लग गई, जिससे क्रिएट हुई वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट फायर्स। तो वेल, ये तो हो गई बात एस्ट्रॉइड के टकराने की। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। तो दोस्तों, जब एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट हो गया तो उसके कुछ टाइम बाद एटमॉस्फेयर में हर जगह धुआं और डस्ट फैल गई, जिसने सनलाइट को ब्लॉक कर दिया। अब क्योंकि सनलाइट ब्लॉक हो गई तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिरने लगा, जिससे एक न्यूक्लियर विंटर स्टार्ट हुई। अब कुछ डायनासोर्स जो एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से बच गए थे वो न्यूक्लियर विंटर की वजह से मरने लगे, क्योंकि पहली बार डायनासोर्स विंटर्स के आदी नहीं थे, और दूसरा ये कि सनलाइट ना मिलने की वजह से प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस रुक गई, जिससे हुआ ये कि जो प्लांट खाने वाले डायनासोर्स थे वो भी मर गए। और तो और जब इम्पैक्ट हुआ था तो उससे बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज रिलीज हुई थी। ये गैसेज अर्थ के एनवायरनमेंट में घुल गई थी, जिससे बहुत ज़्यादा एसिडिक रेन्स हुई। इन रेन्स ने ओशियंस और सीज को पोल्यूट कर दिया था, जिसके चलते पानी में रहने वाले बहुत से डायनासोर्स और एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हुए थे। यानी एस्ट्रॉइड के टकराने से सारे डायनासोर्स नहीं मरे थे, बल्कि उसके बाद जो हुआ वो डायनासोर समेत अर्थ की 75% स्पीशीज की मौत की वजह बना, लाइक एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, फूड चेन कोलैप्स, एसिडिक रेन्स वगैरह वगैरह। वेल, डायनासोर्स तो अब ख़त्म हो चुके थे, बट डायनासोर्स के बाद क्या कुछ हुआ ये हम जानेंगे हमारी इवोल्यूशन सीरीज़ में, जिसमें हम खुलकर बात करेंगे कि इस दुनिया में क्या कुछ हुआ और कैसे ह्यूमंस इस दुनिया में आए। तो अगर हमारी इवोल्यूशन सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है तो वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, बट अगर वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई तो स्क्रीन पर आपको अलग अलग वीडियोस दिख रही होंगी। इनमें से जिस पर चाहो क्लिक कर लो और जाने से पहले चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते जाओ, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।